नवतपुर गांव में एक नाविक रहता था जिसका नाम विक्रम था। नवतपुर गांव की सीमा तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव की सहायता लेनी पड़ती थी। विक्रम एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में एक पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। विक्रम बहुत गरीब था। नवतपुर गांव के लगभग हर व्यक्ति का विक्रम पर कर्ज था। एक दिन जब विक्रम अपनी नाव पर पहुंचा तो गांव का सेठ रतनलाल कुछ लोगों के साथ उसके पास आया। बस करो विक्रम, अब बहुत हो चुका। तुम 6 महीने से मुझे टाल रहे हो। आज मैं अपना पैसा लेकर ही रहूंगा। थोड़ा और समय दे दीजिए मालिक। आप जानते हैं कि अभी व्यापार कितना खराब चल रहा है। तुम्हारा व्यापार खराब नहीं है। नवतपुर गांव आने जाने के लिए लोगों को तुम्हारी नाव की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यह इलाका पर्यटकों वाला भी है। यहाँ पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। मालिक, पूरा गांव जानता है कि मेरा भाग्य कितना खराब है। मैं पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से वह पैसा खर्च हो जाता है। रतनलाल ने विक्रम का मजाक उड़ाते हुए अपने आदमियों से कहा, सुनो, इसने क्या कहा? यह पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन खुद नहीं जानता कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। फिर रतनलाल ने गुस्से में विक्रम से कहा, क्यों नहीं कहते कि तुम मूर्ख हो? तुम सारा पैसा मौज मस्ती में उड़ा देते हो। तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए और कोई नहीं मिला। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। नवतपुर का हर व्यक्ति जानता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और बूढ़ी माँ रहती है। मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में कौन रहता है। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। और तुम्हारी ईमानदारी? तुमने पूरे गांव से कर्ज ले रखा है, और जहां तक मुझे पता है तुमने किसी का भी पैसा नहीं लौटाया। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए मालिक। मैं वादा करता हूँ कि आपका पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 10 दिन से ज्यादा समय नहीं दूंगा। अगर 10 दिन में मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा और तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। यह कहकर रतनलाल चला गया। शाम को जब विक्रम घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मीरा ने कहा, आप घर आ गए। आपके लिए बहुत से लोग आए थे। वे आपका इंतजार करते करते थक गए और चले गए। मीरा, मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। अगर आपको सब पता है तो फिर उनका कर्ज क्यों नहीं चुकाते हैं? मीरा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी मैं कुछ पैसे बचाता हूँ, किसी न किसी तरह वह खर्च हो जाता है। पिछली बार मेरी माँ का पैर टूट गया था। उसके इलाज में मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। मैं समझती हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं समझते। उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और कब तक वे आपसे पैसे नहीं मांगेंगे? गांव के मुखिया ने धमकी दी है कि अगर आपने गांव वालों का पैसा नहीं दिया तो वह हमारी नाव छीन लेगा। और रतनलाल साहब ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने 10 दिन में उसका पैसा नहीं दिया तो वह मेरा घर छीन लेगा। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। गांव के सारे नाविक आराम से जीवन बिता रहे हैं। क्या तुमने उनके घर देखे हैं? ऐसा लगता है कि उनके पास नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी है। तुम दिन भर नदी किनारे क्या करते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मीरा कि पर्यटक मेरी नाव में नहीं आते। सारे नाविक पर्यटकों से झूठ बोलकर उन्हें अपनी नाव में बैठा लेते हैं। वे उन्हें खाना खिलाते हैं और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं झूठ से पैसे नहीं कमाना चाहता। हे सच के देवता, यह व्यापार है। क्यों नहीं कहते कि तुम्हें व्यापार करना नहीं आता? मैं तो बहुत ही अभागी हूँ जिसे तुम जैसा मूर्ख पति मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी नाव भी छीन ली जाएगी और फिर माँ जी और मुझे इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद तुम बाहर जाकर अपने सच का उपदेश देना। यह कहकर मीरा गुस्से में वहां से चली गई। अरे खाना तो लगा दो, जोरों से भूख लगी है। खाना खुद से ले लीजिए। हे ऊपर वाले, पता नहीं आगे क्या होगा। 10 दिन इसी तरह बीत गए। 10वें दिन विक्रम नदी किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी रतनलाल फिर वहां आ पहुंचा। याद है ना विक्रम, आज तुम्हारा आखिरी दिन है।
मैं तुम्हें इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। शाम को मैं तुम्हारे घर पैसे लेने आऊंगा। मेरा पैसा तैयार रखना, नहीं तो अपना सामान बांधकर चुपचाप घर छोड़ देना। यह कहकर रतनलाल चला गया। विक्रम ने अपने आप से कहा, अब क्या होगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरे परिवार को अपमानित करके घर से निकाल देगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसने एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया में छोड़ सकते हो? विक्रम चौंका। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है, मुझे इस नदी के दूसरे किनारे छोड़ दो। तो सीधे कहो ना कि तुम्हें नदी के दूसरी तरफ जाना है। इसके 200 रुपए लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब पर्यटकों से पैसे नहीं लेते हो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मुझे अपने नियम बदलने पड़ेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबतें आईं, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। तुम किसी और के नाव पर बैठ जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी नाव में बैठना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मेरी पत्नी वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। विक्रम को बूढ़े आदमी पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विक्रम की नाव नदी के बीच में पहुंची। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे यहाँ छोड़ दो। क्या तुम पागल हो? यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, तुम डूब जाओगे। लेकिन बूढ़े आदमी ने विक्रम की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया और विक्रम घबरा गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर यह बूढ़ा आदमी मर गया तो लोग मुझ पर उसकी मौत का इल्जाम लगाएंगे। सबने देखा है कि यह मेरी नाव में बैठा था। विक्रम ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह नदी में कूदा, वह खुद को एक जादुई जंगल के बीच एक छोटे से तालाब में पाया। विक्रम तालाब से बाहर निकला और जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसने एक तेज आवाज सुनी। कोई है मेरी मदद करो, कोई है मेरी मदद करो, कोई है मेरी मदद करो। बेटा, मेरी डाल थोड़ी झुक गई है, इसे सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। विक्रम ने देखा कि एक पेड़ उससे बात कर रहा था। वह डर गया। डरो मत, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। विक्रम ने पेड़ की डाल को सीधा किया। अचानक उसके सामने सोने की एक सुंदर सड़क प्रकट हो गई। चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह सोने की सड़क बनाई है। इस रास्ते पर चलकर तुम महल तक पहुंच जाओगे। लेकिन यह जगह कौन सी है? तुम जिस रास्ते से यहाँ आए हो वह सिर्फ राज परिवार के लोगों के लिए खुलता है। तुम खास हो। कुछ देर चलने के बाद विक्रम ने एक पेड़ देखा जिस पर लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब ने विक्रम की ओर देखकर कहा, क्या देख रहे हो? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। विक्रम हैरान होकर बोला, वाह, मैं कहाँ आ गया हूँ? वह बूढ़ा आदमी निश्चित ही कोई जादुई व्यक्ति था। नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ फलों की कोई कमी नहीं है। तुम बहुत भले लगते हो। इस जादुई शहर में तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की सड़क पर सीधे चलते जाओ, कुछ ही देर में तुम महल तक पहुँच जाओगे। कुछ समय बाद विक्रम महल के सामने पहुंच गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, जो अब एक सुंदर राजकुमार के रूप में था। यह सारा राज्य मेरा है। तुम अब धरती पर नहीं बल्कि एक दूसरी जादुई दुनिया में हो। दूसरी दुनिया? मैं समझा नहीं। दरअसल नदी के बीच में एक जादुई दुनिया का दरवाजा खुलता है और यह एक जादुई दुनिया है। आपका महल तो सोने का लगता है। हाँ, वे सोने के बने हुए हैं।
मैं कई दिनों से तुम्हें नाव पर उदास देख रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। यह कहकर राजकुमार विक्रम को महल के अंदर ले गया, जहां सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम इन्हें यहां से ले जा सकते हो और जब चाहो यहां आ सकते हो, लेकिन याद रखना, यह राज किसी को नहीं बताना, न तो अपनी पत्नी को, न ही अपनी मां को। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में असफल हो जाओगे, इस दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहां का यही नियम है। विक्रम ने सैकड़ों सोने के सिक्के एक थैले में भरे। राजकुमार उसे वापस उसी छोटे तालाब तक ले गया। इस तालाब में कूद जाओ और तुम अपनी नाव पर वापस पहुंच जाओगे। जैसे ही विक्रम ने तालाब में छलांग लगाई, वह फिर से नदी के बीच में अपने नाव के पास पहुंच गया। उसी दिन विक्रम ने शहर में सारा सोना बेच दिया और गांव के सभी लोगों का कर्ज चुका दिया। विक्रम नवदपुर का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन विक्रम की पत्नी ने उससे पूछा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला और तुम अचानक कुछ दिनों के लिए कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने तुमसे कई बार कहा है मीरा कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। मुझे पता है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद यह हम सभी के लिए अच्छा ही है। विक्रम की दौलत देखकर रतनलाल को जलन होने लगी थी। एक दिन अपने आदमी बलरामू से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा बलराम कि विक्रम रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। मैं तो उसका घर और नाव छीनने की सोच रहा था, लेकिन उसने मेरा सारा पैसा लौटा दिया। सिर्फ आपका नहीं मालिक, उसने पूरे गांव का कर्ज चुका दिया है। आज उसके पास गांव का सबसे शानदार महल है। इसके अलावा विक्रम ने पर्यटकों से कम पैसे लेने शुरू कर दिए हैं और गांव वालों को मुफ्त में नाव में बैठा रहा है। मेरा व्यापार भी चौपट हो गया है। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। जाओ और पता लगाओ कि मामला क्या है। मैंने पता लगा लिया है। क्या मतलब? कुछ दिन पहले मैं चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि वह नदी में कूद गया और कुछ घंटों बाद वापस आया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें से सोना चमक रहा था। मूर्ख, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मतलब नदी के बीच में कोई सोने की सुरंग है जिसे उसने ढूंढ निकाला है। मुझे अभी वहां ले चलो। थोड़ी ही देर में रतनलाल और बलराम नदी के बीच में पहुंच गए। तुम्हें यकीन है कि विक्रम यहीं कूदा था? हाँ मालिक, मैंने उसे यहीं कूदते देखा था। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं बलराम? चलो हम भी कूदते हैं और सोने की सुरंग तक पहुंचते हैं। आज ही सारा सोना लेकर आते हैं। यह कहकर वे दोनों नदी में कूद पड़े। अचानक एक बड़ी लहर आई और रतनलाल और बलराम डूबकर मर गए। विक्रम ने कभी भी उस रहस्यमय कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया। शिक्षा, एक ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा मिलता है, लेकिन लालच का अंत बुरा होता है।